हमारी सरकार के विरुद्ध में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। मैं आज उसके विरुद्ध में यहाँ खड़ा हूँ। जब बहस की शुरुआत हुई, मैं उम्मीद करता था कि नेता प्रतिपक्ष खड़े होकर जिस कारण यह अविश्वास प्रस्ताव लाया गया उसके ऊपर अपनी बात रखेंगे कि जो किसान आज दिल्ली की सीमाओं पर बैठे हैं उनके प्रति इनकी सोच क्या है। ये बात रखेंगे कि कैसे 3 कानूनों ने कृषि क्षेत्र को कमजोर करने का काम किया, मगर जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष ने अपनी बात रखी और रखते हुए पहली लाइन में ये कह दिया कि मैं कृषि कानूनों पे चर्चा नहीं करूंगा, ये आज इस प्रदेश की जनता को भी और देश को भी दिखाने का काम किया कि ये कितने गंभीर सोच के साथ हमारी सरकार के विरुद्ध अविश्वास लाए। उनने बात करी अनएम्प्लॉयमेंट तक की, उनने बात करी प्रदेश के अंदर स्कैम्स की, उनने बात करी कैसे कृषि क्षेत्र कमजोर होगा। अध्यक्ष महोदय, इस सदन के अंदर पिछले 1.25 साल से निरंतर अलग अलग विषय पर चर्चा, हमारी सरकार ने इनके एक एक सवाल का जवाब भी दिया और गंभीरता के साथ अगर कोई अनियमितताएं थी तो कार्रवाई करने की भी हिम्मत रखी। मगर एक चीज जो कल परसों और आज देखने को मिली हमारे विपक्ष के साथियों में, वो मेयर फ्रस्ट्रेशन है और धीरे धीरे कर अपनी पोल खोलने का काम किया। परसों बत्रा जी ने बात रखी कि कॉन्ट्रेक्चुअल फार्मिंग हुड्डा जी ने 2014 में इंट्रोड्यूस करी। आज हुड्डा जी ने खुद सदन में किताब पकड़ने के बाद जब अभय सिंह यादव जी ने कहा कि एपीएमसी एक्ट की सिफारिश भी आपने करी, फिर छाती पीट के कहा कि एपीएमसी एक्ट की भी सिफारिश हमने करी। मुझे एक चीज तो बताओ, एक कहावत है, मैं जरूर बोलना चाहूंगा कि मुंह लाए डूमनी गावे अचल पचल। धीरे धीरे कर अपनी सारी पोल खोल दी कि किस तरीके से इन लोगों ने इन कृषि कानूनों को देश की जनता के आगे पहले काला कानून बताया और फिर किस तरीके से मिस रिप्रेजेंट किया कि ये कानून तो केंद्र ने लाने का काम किया, एनडीए ने लाने का काम किया। मगर इस सदन में खड़े होकर कहते हैं कि हाँ, इसकी पहली सिफारिशें मेरे द्वारा करी। अध्यक्ष महोदय, अगर कृषि क्षेत्र के इतने हितैषी ये लोग थे तो इनको वो 10 साल भी याद रहने चाहिए जिसके अंदर सेक्शन 4, सेक्शन 6, फिर सेक्शन 9 और फिर एक्विजिशन का जब समय आता था तो निर्णय बदल लिए जाते थे और किसान की जमीन जब प्राइवेट बिल्डरों के नाम रजिस्टर हो जाती थी तो रिलीज कर करोड़ों का मुनाफा किसको दिया जाता था। मैं पूछूं सवाल, बीपीटीपी किसकी कंपनी है बताइए? प्रदेश के अंदर ग्रीन बेल्ट में किसके पेट्रोल पंप लगे बताइए? रिलायंस को 1000 एकड़ जमीन किसने एक्वायर कर जबरदस्ती किसानों से देने का काम किया? अध्यक्ष महोदय, 70,000 एकड़ से ज्यादा जमीन इस तरीके से 10 साल में लूटने का काम किया। अनूप जी ने ठीक बात कही, गीता बुक्कल जी परसों प्रेज करी थी, अभी सदन में नहीं है, कि हुड्डा तेरे राज में जीरी गई जहाज में। वो राज में एक बार नारा लगा होगा, मगर 10 साल ये नारा लगा कि हुड्डा तेरे राज में किसान की जमीन गई ब्याज में। किसान को ऐसे लूटा गया। अध्यक्ष महोदय, हमने पिछले 1 साल में 2 फसलें प्रोक्योर जो करी हैं, खरीफ की और रबी की, कोई छोटा अमाउंट नहीं है। हरियाणा तो बहुत छोटा प्रदेश है, 2% आबादी देश की है, फिर भी 30,000 करोड़ की अलग अलग प्रकार की फसलें एमएसपी पे प्रोक्योर करने का काम किया है। और हम आज भी कहते हैं, आप 1 अप्रैल से देखिएगा मंडियों में, पिछली बार कोविड में 1850 सेंटर बनाए थे, किसी किसान को रात को गेहूं लेके मंडी में नहीं सोना पड़ा। इस बार भी वो व्यवस्था बनाई
इस बार भी प्रत्येक किसान को ये विश्वास दिलाते हैं कि जब आप मंडी में अपनी फसल लेकर आएंगे, जैसे ही आपका जे फॉर्म कटेगा, 2 दिन के अंदर आपके खाते में डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर आपके पूरे मूल्य का हमारी सरकार करने का काम करेगी। अध्यक्ष महोदय, आज रेस चल रही है कि किस तरीके से सत्ता परिवर्तन कर दी जाए। मैं हुड्डा साहब के बाद सेकंड करने के लिए काद्यान साहब खड़े हुए और बहुत बड़ी बात करी। मैं मेरे ऑफिस में सुन रहा था कि आंख बंद करो, चौधरी देवीलाल जी को देखो। वो एक शख्सियत नहीं थी, वो अपने आप में एक ऐसी व्यवस्था थे। अगर इस हाउस के 88 सदस्य अपनी आंख बंद कर ले तो शायद 50 की राजनीति में लाना या उनके राजनीतिक अनुभव को बढ़ाने का काम किसी ने किया तो चौधरी देवीलाल जी ने। अध्यक्ष महोदय, ये लीडर बनना चाह रहे हैं, ये सत्ता परिवर्तन कर ये सोच रहे रात रात में खुद बन जाओ, नहीं छोरे को प्रधान बना दो। आज ये हालत है। पहले दिल्ली के दरबार में हाजिरी लगती थी, ये तो किरण चौधरी जी मानेंगी, अब नई पगड़ी पहन के G23 के दरबार में हाजिरी लग रही है। और अगर इसी तरह चलता रहा तो मुझे वो दूर नहीं दिख रहा। जब ये आज हमारे खिलाफ अविश्वास ला रहे हैं, फिर शायद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ भी अविश्वास लाने का काम करेंगे। अध्यक्ष महोदय, पूरे 20 मिनट की अपनी बात में नेता ये बताए कि इन्हें हमारी सरकार के विरुद्ध में क्या बात करने का काम किया। नो कॉन्फिडेंस मोशन है, आपने उसमें 20 मुद्दे लिख रखे हैं। अध्यक्ष महोदय, 10 साल इस प्रदेश का क्या हाल था। मैं तो गीता बुक्कल जी ने उन 250 किसानों की फोटो दिखाई, मुझे भी दुख। आज कोई भी नागरिक इस देश के अंदर अगर किसी भी विरोध प्रदर्शन में अपनी जान खोता है, हमारी सबकी संवेदनाएं उनके प्रति। मगर ये तो वो लोग हैं, जब टीचर इनके दरवाजों पर आई तो सीधी गोली मार के उनकी जान लेने का काम किया। ये तो वो लोग हैं, जब हीरो होंडा के कर्मचारी धरने पर बैठे तो पार्क में पहले उनको घेरा और फिर लाठियों से पीटने का काम किया। ये तो वो लोग हैं, मारुति के अंदर जाकर लाठीचार्ज करने का काम किया। मैं तो एक चीज आपको बताना चाहता हूं, किसान आए, बिल्कुल रिजॉर्ट हुआ, हमने भी किसी तरह का बल प्रयोग नहीं किया। हमने सहानुभूति के साथ जरूर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन मेंटेन प्रदेश में रहे, संभाल के हमने कदम उठाए। और आज भी दिल्ली के बॉर्डर पर जो किसान बैठे हैं उनको मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने का काम हमारी सरकार का है। अध्यक्ष महोदय, मैं एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा, चलो ये बार बार लोगों की, किसानों के हम समर्थन करते हैं, किसानों के साथ हैं। दलाल किसान के समर्थक है। दलाल जी किसान के समर्थक प्लीज, बोल रहे प्लीज, हो जी। उनको मंत्री जी प्लीज। वहां जाते हैं आप बहन जी, वो गुलाब नबी आजाद गए थे ना कश्मीर में, कश्मीर वहां जाते हैं, ठीक होता था हमला। चल अध्यक्ष महोदय, ये सही सलाह दे रहे हैं, सरकार में टाइम लेते सलाह दे दी। चलिए अध्यक्ष महोदय, मैं तो इतना पूछना चाहूंगा, इन लोगों ने पिछले 4-4.5 घंटों के अंदर प्रदेश की सरकार की कोई ऐसी कमी बताने का काम किया हो जिसके खिलाफ ये अविश्वास नहीं करे। आज इनने बात क्या करी कि ये हो गया, ऐसे हो गया। मैं इनसे पूछता हूं, आपकी भी सरकार थी, भूपेंद्र हुड्डा जी चीफ मिनिस्टर थे, पानीपत के अंदर किसके मुंह पे थप्पड़ पड़ा था? 2016 के अंदर तो आप विपक्ष में थे, नहीं, उनने कहा गांव में नहीं घुसने दिया जा रहा। पर्सनल तो मैं जवाब ही दे रहा हूं। 2016 के अंदर
रोहतक के अंदर डी पार्क में किसके ऊपर चूड़ियां फेंकने का काम किया? किसकी गाड़ी पर जूते फेंके गए? अब उनको बोलने दो। जब आप सरकार बोल में रहे थे लोगों तब का विरोध जरूर होता है। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, क्या उनके ऊपर शाही नहीं फेंकी गई थी? विरोध करना सबका अधिकार है, मगर मर्यादा में रहकर विरोध किया जाए तो बेहतर हो। मैं एक चीज जरूर बोलना चाहता हूँ, दिन किसी के पक्के नहीं है, ये कोई कुर्सी और विधानसभा की सीटी किसी की बापोती नहीं है। ये तो आज किसी की है, कल किसी और की होगी। मैं आपको एक चीज जरूर बोल सकता हूं, मगर कई बार लोग इस तरह की बातें कर जाते हैं जो वो भूल जाते हैं उनके समय में क्या हुआ। कल हमारे एक साथी ने बड़े प्यार से खड़े होकर कहा कि प्रदेश से इंडस्ट्री का पलायन हो रहा है। ये फ्लोर ऑफ द हाउस इन पार्लियामेंट कल आंसर दिया गया, और इसके अंदर हरियाणा का नाम नहीं है। जीरो इंडस्ट्री हैज मूव्ड आउट ऑफ हरियाणा, बल्कि आपकी शासित राजस्थान के अंदर 479 कंपनियों का पलायन हुआ है। आपका शासित पुडुचेरी था, छोटा सा राज्य, 31 कंपनियां छोड़ के भागी। आप खुद डाटा उठाकर देखिए जब इस हाउस में चर्चा करते। हम तो बड़ी गंभीरता के साथ आज इंडस्ट्री को लेकर आने का काम कर रहे हैं, और आज उसका नतीजा है कि पिछले 1.25 साल में 17,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट, जिससे लगभग 9,000 से ऊपर नए रोजगार हमारे प्रदेश में बनेंगे, उसके ऊपर गंभीर कदम हमारे प्रदेश की सरकार ने उठाया है। आज 75% युवाओं को हिस्सेदारी देने की अगर हम बात करते हैं निजी रोजगार में, जो हाँ हुड्डा जी दिखा रहे थे हमारे घोषणा पत्र का हिस्सा था, बिल्कुल गंभीरता के साथ उसको इस प्रदेश में लागू करेंगे। इंडस्ट्री के साथ अगर कोई इंडस्ट्री का विषय होगा तो जरूर चर्चा करेंगे, मगर उसको गंभीरता के साथ लागू करेंगे कि हमारा पढ़ा लिखा युवा बेरोजगार दर दर की ठोकरें ना करे, उसको सक्षम बनाकर उसके हाथ में रोजगार के साधन उपलब्ध कराने का काम करेंगे। आप नौकरी देने की बात करते हैं, आप मुझे ये तो डाटा दे दीजिए कि आपके 10 साल के राज में ग्रुप डी के कितने लोग नौकरी लगे थे। आज ये हालत है कि आपके पास आंकड़े नहीं हैं। एक नारा जरूर था हरियाणा नंबर 1 का, और लोगों ने कहां लाके छोड़ा था? तीसरे स्थान पे। आपको याद होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैं एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा। आज थोड़ा सा शॉर्ट कादियान साहब ये बात कह रहे थे थोड़ा सा शॉर्ट कर कि हमने चुनाव में क्या क्या बोला। मैं एक चीज आपको विश्वास के साथ दिला सकता हूं, भारतीय जनता पार्टी हमारी नेचुरल अलायंस है। चौधरी देवीलाल जी जनसंघ के साथ जुड़कर इस सदन में आए थे, चौटाला साहब आए थे। आज जननायक जनता पार्टी बनी तो आज हम भी खड़े, और इस प्रदेश को और मजबूत बनाने के लिए खड़े। मगर इतिहास तो बताइए, कांग्रेस के साथ कब खड़े हो? इतिहास तो गिनवा दो। आप तो वो लोग थे जिनने इस राजधानी को गिरवी रखने का काम शुरू कर दिया था जब चौधरी देवीलाल जी ने आपके विरुद्ध मुहिम शुरू करी। अध्यक्ष महोदय, मैं एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा कि आज केवल मात्र कांग्रेस की एक ही मंशा है कि यहां अविश्वास ना आए, यहां सत्ता परिवर्तन हो, और सत्ता कांग्रेसियों के हाथ में है। मैं एक चीज जरूर बोल सकता हूं कि ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने छोड़ दें। मजबूती के साथ हमारा ये गठबंधन 5 साल इस प्रदेश को और आगे ले जाने का काम करेगा, और मजबूती के साथ प्रदेश को नई दिशा देने का काम करेगा, प्रगति के पथ पर ले जाने का काम करेगा। और इस सदन में ऑन रिकॉर्ड बोलता हूं कि आने वाली 1 तारीख से जब प्रोक्योरमेंट शुरू होगी, जो भ्रम आपने फैलाया था कि मंडियां बंद हो जाएगी, एमएसपी खत्म हो जाएगी, हमारी सरकार मंडियों को और मजबूत भी बनाएगी, और एक एक किसान को उसके एमएसपी का मूल्य 2 दिन में उसके खाते में देने का काम करेगी। मैं तो एक चीज जरूर अंत में बोलूंगा, आज एक हालत विपक्ष की जरूर बन गई है। अपने हरियाणा में एक कहावत है। दुष्यंत जी, एक मिनट, सदन 30 मिनट के लिए और बढ़ाया जाता है। आपने करना जी। अध्यक्ष महोदय, अपने स्टेट में एक कहावत है, भैंस छतरी देख के चिमक जाती है, अपना रंग देख के नहीं। आज ये हालत कई लोगों की हो चुकी है, जो हमारी पार्टी को, जो केवल मात्र
2 वर्ष के अंदर बनी, आज लोगों के विश्वास पर खड़ी है, सरकार में बैठी है, उसको देख के डर जाते हैं। मैं तो आप लोगों से आग्रह करूंगा, जनता का विश्वास पहले आप लोग अपने पक्ष में करने का काम करें। आज ये हालात है कि जनता आज आपके पक्ष में नहीं है। आपका साथ लगता हुआ राजस्थान, एक साथ लगता हुआ पंजाब, आपके ही दोनों प्रदेश में पार्टी का शासन है। मैं तो आपसे आग्रह भी करता हूं और इस फ्लोर पे आपको चैलेंज भी करता हूं कि 1 तारीख से प्रोक्योरमेंट शुरू करवाओ, और वहां पर भी ग्वार बाजरे की, आज वहां पर हम बात करें जो 6 फसलें हरियाणा प्रोक्योर कर रहा है एमएसपी पर, आप अनाउंसमेंट करवा कर दिखा दो कि इस बार चना भी एमएसपी पे खरीदा जाएगा, दाल भी एमएसपी पे खरीदी जाएगी। और तो और हम तो हौसले के साथ कहते हैं इस बार जो खरीदेंगे, आप अनाउंसमेंट तो कराकर पंजाब में, राजस्थान में दिखाओ, वहां के किसान को हौसला तो दो। हम तो अपने किसान के प्रति संबंधित है। मुझे याद है 5 साल पहले टमाटर सड़कों पर दादरी में गिरा करता था। सोमवीर जी बैठे हैं, पिछले साल हमें ये पता चला बावंतर के अंदर ना उनका टमाटर उठाकर बावंतर योजना के तहत हमने राजस्थान की फैक्ट्रियों में बेचा। हमारी सरकार गंभीर है कि केवल मात्र ये 5-6 फसलें नहीं, चाहे सब्जियां, चाहे और ऐसी प्रोड्यूस हो जो किसान की मेहनत से, लगन से आज उगता है, उसको पूरा भाव देने का काम करें। और मैं तो शकुंतला खट्टक जी की उस कविता का धन्यवाद करूंगा जो पढ़ते पढ़ते वो इतनी भावुक होगी कि वो बताने लगी, खेती कर कर देखो, खेती कर कर देखो। मैं तो विपक्ष के साथियों को बोलूंगा, ये गमले में ग्रास वीट उगा कर छोड़ दो, आ जाओ खेतों में जाओ, किसान की समस्या सुनो। अगर वीट ग्रास का पानी गमले वाले गेहूं से पियोगे तो फिर किसान की लड़ाई नहीं लड़ पाओगे। इसलिए आप लोगों को पहले अपने नेतृत्व में विश्वास लेना चाहिए। मैं इसके साथ इस नो कॉन्फिडेंस मोशन का विरोध करता हूं और आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि हमारी सरकार मजबूती के साथ 5 साल पूरा करने का काम करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय मुख्यमंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, पिछले 6 साल में ये हमारी दूसरी टर्म है और दूसरी टर्म के इस दूसरे साल में ये जो हमारे खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, मैं वास्तव में विपक्ष का, खास करके कांग्रेस पार्टी का एहसानमंद हूँ। कम से कम मुझे अपनी जो सरकार का लेखा जोखा है वो सारा रखने का आज विशेष अवसर मिल रहा है। मैं विशेष अवसर इसलिए कह रहा हूँ कि हर सत्र में, हर सेशन के अंदर मुख्यमंत्री को लीडर ऑफ द हाउस होने के नाते आखिर में बोलने का मौका मिलता है, लेकिन परंपरा जो अभी तक मैंने देखी है कि अपनी अपनी बात, अपनी अपनी कहानी सुना देते हैं और जब लीडर ऑफ द हाउस को बात कहनी होती है उस समय उठ के चलते बनते हैं और आखिर तक गिनती के कुछ विधायक रह जाते हैं। लेकिन आज जो कि विशेष अवसर है, सारे रहेंगे, अविश्वास प्रस्ताव ये लेकर के आए हैं। अब चूंकि इनकी एक मृग तृष्णा तो है ही, जैसे राजस्थान में या किसी रेतीले इलाके में जो मृग होता है वो कहीं बालू में देखता पानी मिल गया और वो पानी के लिए दौड़ता है, दौड़ करके जब 2-4-5 किलोमीटर चला जाता है, पहुंचता है, देखता तो वहाँ पानी तो नहीं, वहाँ तो रेत है। तो मृग तृष्णा तो ये है कि सत्ता से इतने साल बाहर रह गए, जल्दी से वापस कैसे सत्ता में आए, लेकिन मिलेगा रेत ही। तृष्णा पूरी होने वाली नहीं है। तो इसलिए मैं एक और बात कहूंगा, क्योंकि आज इस विश्वास और अविश्वास में जनता तो जानेगी। आखिर हमें विश्वास विपक्ष का तो नहीं मिलेगा कभी, हमें मालूम है, क्योंकि विपक्ष का काम ही आलोचना करना होता है, करनी चाहिए। जैसे कल मैंने कहा, हमको लाभ हो जाता है, लेकिन हमको विश्वास जनता का चाहिए। और जब जनता का विश्वास लेना होता है उसमें बहुत सा रोल
ये सारे कार्यक्रम करते हैं। और आज जैसे अविश्वास प्रस्ताव आया है, मुझे ये सारी बात जनता को भी बतानी है, आपको भी बतानी है। आप ध्यान से उसको सुनेंगे भी सही, आखिर तक बैठेंगे भी सही। इसलिए आज मुझे ये समस्या नहीं है इस समय कि मैं जितना जल्दी खत्म करूं ताकि कहीं उठ के चले ना जाए। आज मैं चाहे 2 घंटे बोलूं, 3 घंटे बोलूं, आप बैठेंगे ही। इसलिए मैं निवेदन करता हूं आपसे, एक आग्रह करता हूं कि आप एक रिकॉर्ड बनाइए। आप एक रिकॉर्ड बनाइए लोकतांत्रिक इतिहास का कि हर 6 महीने में आप अविश्वास लेकर के आइए। मैं तो कह रहा हूं हर 6 महीने में लेके आइए, क्योंकि आज तो आप लोगों ने मान लिया है, वो हुड्डा जी ने भी अपनी बातचीत में शुरू में ही कह दिया था कि आपका बहुमत तो है ही, आप अपने बहुमत के कारण से अपनी बात रखेंगे, हमको मानना पड़ेगा। बीच बीच में विधायकों ने भी कहा है, हमारे कुंडू जी ने भी कहा है, और भी हमारे मित्रों ने कहा है, शिषपाल जी ने भी ये बात कही कि आज सरकार और विपक्ष के बीच का मामला नहीं है, मामला तो किसानों के साथ जुड़ा हुआ है। आप प्रस्ताव की भूमिका में भी वो बात लेके आए हैं, उस पर सदन में बातें बहुत हो भी चुकी हैं। हो सकता है कि मैं जब एक एक करके बात कहूंगा तो बहुत सी बातों का रिपीटिशन भी होगा, लेकिन मेरा इतना ही कहना है, क्योंकि रिजल्ट तो आपने बता दिया है, इसलिए होना तो वही है जो आप भी सोचते हैं, हम भी सोचते हैं। अगर उस आलोचना में आपने आलोचना की, सत्ता पक्ष लोगों ने विरोध किया, सत्ता पक्ष लोगों ने आपकी आलोचना की, आपने विरोध किया, मेरा निवेदन मेरे इस भाषण में इतना ही है कि जो मुझे कहना हो तो कहना ही है। हो सकता है उसमें बहुत बात से आपको पसंद ना आए, क्योंकि स्वाभाविक है, पक्ष विपक्ष है, तो जितना कम टोका टाकी करेंगे उतना मैं अपनी जल्दी बात पूरी कर लूंगा। टोका टाकी ज्यादा करेंगे, बात वही होनी है, आपके करने का और मेरे कहने का अर्थ वही निकलना है, अलग अलग नहीं है। तो इसलिए मेरा निवेदन है कि मैं अब जब तक बोलूंगा तो आप बीच में ना टोके तो अच्छा रहेगा। कहना मैंने वही है जो कहना है। इसलिए मित्रों, मैं एक और बात इसमें, एक बहुत बड़े कवि हुए हैं बशीर बद्र, उनका मैं एक शेर पढ़ रहा था तो उसमें मुझे लगा कि हाँ वास्तव में ये अच्छा है। मुखालफत से मेरी शख्सियत संवरती है। आलोचना के बारे में कह रहा हूं कि मुखालफत से मेरी शख्सियत संवरती है, मैं दुश्मनों का बड़ा एहतराम करता हूं। दुश्मन शब्द वैसा ना ले, एक विरोधी जैसे विपक्ष का होता उतना इसका अर्थ है। तो इसलिए मैं उसमें से आपका बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप इस प्रकार का करते हैं, तो उसमें से हमको एक ताकत मिलती है। अविश्वास वास्तव में संस्कृति कांग्रेस की पुरानी है कि जब भी कभी कोई बात पसंद ना आए, अच्छी हो माड़ी हो, अविश्वास पैदा कर दो। वैसे तो ये अविश्वास विद इन द ऑर्गेनाइजेशन कांग्रेस का खूब देखने को मिलता है। अभी भी एक मेरे पास समाचार आया है, वो हालांकि यहाँ हमारे हरियाणा का नहीं है, देश के किसी दूसरे कोने का है। क्या चाको, पीसी चाको अभी कांग्रेस छोड़ गए हैं, बड़े नेता है। इतना अविश्वास। और इससे पहले जो एक क्रम पिछले दिनों का बना हुआ है, उसमें फिर कहीं G23 निकलता है, कहीं कुछ निकलता है, कहीं कुछ निकलता है। ये एक संस्कृति है कांग्रेस की, और वो अविश्वास बहुत जल्दी प्रकट करते हैं। इसलिए उस अविश्वास के अंदर प्रदेश में चाहे हुड्डा साहब का और सुरजेवाला का हो, चाहे बहन शैलजा जी का सुरजेवाला का हो, चाहे वाइस वर्सा हो, ये सब के आपस में अविश्वास, ये सब लोग जानते हैं। हमें तो इतना पता है कि ये अविश्वास की जो कार्यशैली है कांग्रेस की, ये कांग्रेस को लाभ नहीं देने वाली कभी भी। विश्वास ही जो है वो लाभ देगा, चाहे अपने अंदर का हो, चाहे एक दूसरे का प्रति हो। डेमोक्रेसी है, लेकिन डेमोक्रेसी में आलोचना करना उचित है, लेकिन उसको इस लेवल तक लेकर के जाना, जैसे आज इस सारी बातचीत में से निकल के आ रहा है कि वो विषय उस आलोचना तक सीमित नहीं है। किसान के प्रति आप लोगों के मन में भी प्रेम है, हमारे मन में भी प्रेम है। किसान हितैषी केवल आप हैं, हम नहीं, ऐसा नहीं है। हम भी किसान हितैषी हैं। हमने किसानों के साथ बहुत काम किए पिछले 6 साल के अंदर, और एक से एक बढ़कर के किए हैं।
मेरे पास एक फरिश्ता है, हालांकि सब लोग बोल चुके हैं, मैं बहुत जल्दी उसको 2 मिनट में सारा एक सूची पढ़ के बताऊंगा मैंने कितने काम हम लोगों ने किए हुए हैं। लेकिन जो अच्छे काम किसान के अलावा भी होते हैं उसमें भी आपको अविश्वास होने लगता है। प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता अभियान की बात की, तरह तरह की आलोचना आप लोगों ने की। सारे देश में, दुनिया में विषय चल रहा है कि हाँ हमने स्वच्छता को अभियान लिया, आपको अविश्वास होने लगा। हमने जब चुनाव की बात आती है उस समय आपको ईवीएम पर अविश्वास होने लगता है। जहां आप चुनाव हारते हैं वो आपको होता ही है, जहां आप चुनाव जीत गए वहां ईवीएम खराब नहीं है। कितनी बार ये विषय आ गए। जब हमारे वीर सैनिक सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं उस समय आपको अविश्वास होने लगता है। कोई अविश्वास के कारण ये स्पष्ट है कि आपको क्यों होता है। हमारे जाबाज एयर स्ट्राइक जब पाकिस्तान में घुस करके उन्होंने मारा तो कांग्रेस के नेताओं ने तरह तरह के प्रश्न खड़े किए कि सबूत मांगो, स्ट्राइक हुई कि नहीं हुई, हुई तो कितने लोग मरे, मरे तो गिने के नहीं गिने। यानी हमारी सेना का मनोबल, इसको बिगाड़ने का काम ये आप लोगों ने किया। हमारे अब सैनिक तुरंत अभी चीनी सेना को खदेड़ने के लिए गलवान में उस समय गए तो कांग्रेस के नेताओं का विश्वास होने लगा। ये तथ्य हैं, कोई इसमें कोई ऐसी बात नहीं करा कि ये कोई मैं अलग से कह रहा हूं। प्रश्न ये है कि आप लोगों का अविश्वास की बात कर रहा हूं, वो हम कर लेंगे, लेकिन जब ये होता है उस समय तुरंत अविश्वास क्यों जागता है। एक आध बार ऐसा तो कहो, भले विरोधी हैं लेकिन प्रदेश की सरकार हो, केंद्रीय सरकार हो, अच्छा काम हो, खुले मन से उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। ये प्रदेश समाज के हित में होता है। देश और प्रदेश के हित की बातों में कभी उस प्रकार की आलोचना फॉर द सेक ऑफ आलोचना ये नहीं करनी चाहिए। कांग्रेस की सरकार जब होती है जो करे सो ठीक, लेकिन जब भाजपा की सरकार या किसी और पार्टी की सरकार बन जाए, कांग्रेस वहां विरोधी होते हैं तो उस समय मांग करने लगते हैं क्या कि मंगल ग्रह के ऊपर प्लॉट मांगेंगे, हम मंगल ग्रह पर प्लॉट दे दो, और प्लॉट नहीं मिले तो हमें अविश्वास। ऐसी ऐसी कल्पनाएं ये करने लगते हैं। जो बात आपकी ठीक हो, उचित हो, मांगेंगे हम करेंगे, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो संभव भी नहीं होती, असंभव होती हैं, उसको करके ये वातावरण को जिस प्रकार से लेकर के जाते हैं। यह है मेरे पास जो मेरे पर्ची आई के अभी अभी कोविड, उसके अंदर कोरोना, ये जो बना वैक्सीन, इस कोरोना वैक्सीन पर भी अविश्वास हो गया। यानी भारतवर्ष में एक ऐसा इजाद हुई, हमारे साइंटिस्ट ने, दुनिया मानती है, और हमने एक पूरे न केवल अपने देश में बल्कि दुनिया के दूसरे देशों में भी इसको भेजा है। सर्वप्रथम भारत में अपने R&D सेंटर्स के अंदर ये वैक्सीन हुई, जो एक इनोवेशन था अपने साइंटिस्ट का, हमको प्रशंसा करनी चाहिए थी, हमने नहीं की। तो इसलिए ये बातें केवल इसलिए कह रहा हूं कि हमको अपनी संस्कृति इसको थोड़ा बदलना चाहिए। हमारे, मुझे मालूम नहीं नाम लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, कांग्रेस के नेता हैं, उनके अध्यक्ष है, आजकल अध्यक्ष हैं राहुल जी, क्या होने वाले हैं? नहीं, मुझे नहीं पता, क्योंकि आपके अध्यक्ष हैं कि नहीं मुझे पता नहीं, उनका नाम लेना उचित नहीं। मैं तो इतना ही कहना चाह रहा हूं कि इतने बड़े नेता होकर के उन्होंने, क्योंकि अपने साथ जुड़ा हुआ एक विषय, इसलिए मैं बोल रहा हूं, केरल में जाके कहा कि मैं यहां आया हूं, यहां के लोग इश्यूज पर बात करते हैं, मुझे अच्छा लगता है। इसका मतलब क्या है? उत्तर भारत के लोग इश्यूज पर बात नहीं करते। अविश्वास, ये अविश्वास, जिस भी संदर्भ में ये कहा उन्होंने, वाक्य यही था कि यहां लोग जो हैं इश्यूज पर बात करते हैं। इस सदन का सदस्य नहीं है, उनका कोई चर्चा या नाम ना लें। ठीक है, मैं वापस लेता हूं, मैं वापस लेता हूं। नेता व्यक्ति, कुल मिलाकर के अविश्वास इतना हो गया कि इस प्रकार से कोई अर्थ नहीं था आज के इस अविश्वास का, लेकिन लेकर के आए।
मैं तो बता रहा हूं इशू, वो तो आगे जब इश्यूज आएंगे तो मैं बताऊंगा, लेकिन कम से कम अविश्वास के समय इतना तो सोचना चाहिए था कि हम इस अविश्वास में से कुछ निकाल पाएंगे क्या। ये तो कॉलिंग अटेंशन मोशन में विषय आ सकता था, उसमें भी चर्चा हो सकती थी, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव कि हम सरकार को गिराएंगे, हम सरकार को गिराएंगे, सब पता चलेगा, लेकिन आप कम से कम इतना ध्यान कर लेते कि आपके पल्ले वो एक कहते हैं ना, कहते पल्ले नहीं दाने अम्मा चली बुनाने। भाई कम से कम आप अपना देखो कि आपकी मेजोरिटी बढ़ने वाली हो, कोई हमारे यहां से कोई इतना बड़ा आपको कोई डेंट मिलने वाला हो कि सरकार को हम गिरा देंगे, ले आते हैं अविश्वास प्रस्ताव। लेकिन आपको भी पता है, पहले से आप लोग कह रहे हैं, आज इस अविश्वास प्रस्ताव कुल मिलाकर के आप भले लेके आए हैं, जैसा मैंने पहले कहा, इसका लाभ आपको कम है, ये हमको ज्यादा है, हम इसके ऊपर बड़ा आगे चल करके करेंगे। मित्रों, आप लोगों ने राज को भोगा है जब भी आपका शासन रहा है, लेकिन हम शुरू दिन से राज को सेवा का एक माध्यम मानते हैं, और उसमें सेवा के नाते समाज का जो वर्ग है, हर एक वर्ग की चिंता करते हैं। उसमें किसान हो, उसमें मजदूर हो, दुकानदार हो, कारखानेदार हो, कर्मचारी हो, यानी पेंशन भोगी हो, महिला हो, नौजवान हो, रोजगार बेरोजगार, सबकी हम चिंता करते हैं, बराबर करते हैं। प्राथमिकता में हर साल की प्राथमिकता हो सकती है कि इस बार हमारी ये प्राथमिकता है, अगले साल हमारी ये प्राथमिकता है। समय के हिसाब से प्राथमिकताएं सरकारों की बदलती हैं, वो हम करते हैं, लेकिन हम हर एक की चिंता करते हैं। मैं तो पिछले 6 वर्ष की बात बताता हूं कि शुरू में पहले 2 साल में पूरे हरियाणा में 90 की 90 विधानसभाओं में जाकर के मैंने घोषणाएं की, कभी चिंता नहीं की कि ये विधायक भाजपा का है या कांग्रेस का है या इनेलो का है। उस समय जेजेपी नहीं थी, आज नहीं, इनेलो के विधायक भी उस समय थे, बड़ी मात्रा में थे, विपक्ष में वही लोग थे। मैंने कोई चिंता नहीं की, सबके पूरी घोषणाएं की। अब घोषणा पूरी कराने में जरूर विषय आता है कि आपने वहां की करा दी पहले। देखिए, ये विधायक के ऊपर दम होता है, घोषणाएं करना हमारा काम है। विधायक परस्यू करेगा तो घोषणाएं पूरी हो जाएंगी, नहीं परस्यू करेगा तो फिर सिस्टम का तो आपको पता ही है, सब आप भी झेलते रहे, हम भी झेल रहे। जो चीज नहीं किसी ने पूछी निकल गई कई साल तक। आज भी बहुत सी घोषणाओं से पूरी नहीं हुई, जिन विधायकों ने करा ली उन्होंने करा ली, जिनकी रह गई आगे जाकर के वो पूरी होंगी, ऐसा कि नहीं होंगी। हाँ बिल्कुल, अगर फिजिबल नहीं होंगी तो उसमें बता भी दिया था कि भी उस समय, अब आज भी जैसे विषय आया कि ये घोषणाएं हुई क्यों पूरी नहीं हुई। घोषणाओं के समय एक प्रेशर वहां के विधायकों का, चाहे वो पक्ष के हैं चाहे विपक्ष के हैं, कार्यकर्ताओं का, नेताओं का, सबका रहता है, नहीं जी आप घोषणा कर दो हम करा लेंगे, हम जमीन दे देंगे आप करा लो। मंच पर भी कई बार विभाग की फिजिबिलिटी के बिना बड़ी बड़ी 2-4 घोषणाएं लोग करा लेते हैं। हम कहते हैं हमारी घोषणा से अगर होता हो तो घोषणा करेंगे, लेकिन फिर बाद में विभाग उसके ऊपर चर्चा करता है। इसलिए काम तो आखिर विभाग ने मिलकर करना है। आपके अविश्वास के जो कारण हैं वो कुछ हमारी सफलता है वो भी है। कभी कभी विपक्ष को लगता है कि ये हमारे रहते क्यों नहीं हुआ, आज ये करेंगे तो इसका श्रेय ये ले जाएंगे, और इस श्रेय लेने में हम पीछे रह जाएंगे। अब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हमने सफलतापूर्वक लाए, साथ में करना शुरू किया, हमने भी तो किया था, आपने किया था, हमने उसमें और जोर लगा करके ज्यादा कर दिया, ज्यादा किया तो श्रेय लेंगे ही हम, हाँ श्रेय लेंगे ही। लेकिन आपको तकलीफ इस बात की हुई, प्रधानमंत्री जी ने घोषणा कर दी कि हर घर के अंदर शौचालय होगा, हर घर में गैस का सिलेंडर पहुंचेगा। आपकी आलोचना ये हो सकती है कि सिलेंडर का भाव महंगा हो गया, लेकिन सिलेंडर पहुंचाए घर घर। जो हमारे हरियाणा का सबसे पहला प्रदेश केरोसिन मुक्त, ये हमने नाम दर्ज कराया पूरे देश में। हरियाणा वाज द फर्स्ट स्टेट टू मेक इट केरोसिन फ्री। कोई केरोसिन डिपो में कोई तेल जाता नहीं है अब इसी प्रकार से कोरोना काल की, जैसा मैंने बताया कि सारी मदद सब लोगों ने मिलकर के निर्णय किए। हम वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विपक्ष के नेताओं के साथ बैठ करके, और हमने बताया कि आर्थिक हालात जो है वो बिगड़ गए हैं, सबने मिलकर तय किया कि इस काम के लिए यदि आप थोड़ा कर्ज भी ले लेंगे तो हम सहमत हैं, हम कभी नहीं कहेंगे। और उस समय जहाँ तक मुझे याद है कि 5,000 करोड़ रुपए की बात हुई थी कि 5,000 करोड़ रुपये हम ले रहे हैं, यानी इसमें लोन और ज़्यादा है। और आज भी अगर गैप है तो वही 5,000 करोड़ का है।
एक बार ये गैप 17,000 करोड़ का हो गया था, लेकिन उसको बाद में कवर करते करते अब 5 से 8,000 होगा। वो तो बजट के आंकड़े जब आएंगे तो पता लगेंगे, हाँ तो पता लगेंगे। लेकिन मेरा ये कहना है कि उसमें सहयोग भी मिला, लेकिन फिर भी तो इस प्रस्ताव के माध्यम से इतना ही मैं कहूंगा कि आपको बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है। जनता के साथ हमारा विश्वास बना हुआ है। जनता और हमारे बीच सेवा के काम करने के नाते से बहुत किसी को दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। नहीं तो कहावत वही है कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ऐसा भाव मत पालो। जनता के साथ हमारा संबंध हम कर रहे हैं, वो चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे कोई भी हो। बहुत बार एक हमारे कांग्रेस के मित्र अफवाहों का बाजार भी जो है उसको गर्म कर देते हैं। झूठ के विषय को लेकर के चाहे सोशल मीडिया, चाहे एक ब्रिगेड बना के ठोको ये ठोको ये ठोको। हम आज कोई भी एक आध काम अच्छा करते हैं ना, उस काम को जैसे मानो को सोशल मीडिया में डालते हैं तो हमारे ऐसे विरोधी मित्र उसके ऊपर प्रहार करते हैं। क्या जो मैंने कल सारे जवाब दिए कि ये नौकरियां कोर्ट में अड़ गई, ये नौकरियां रिजल्ट नहीं निकला, ये नौकरी 5 साल पुरानी है, या और भी इसी प्रकार की कमियां हमारे में नहीं होंगी, ऐसा मैं नहीं कहता। लेकिन वो जो झूठ विषय चला चला करके गोएबल्स के सिद्धांत पर चलने वाली पार्टी थोड़े दिन तो चल सकता है, लंबे दिन नहीं चलता। गोएबल्स का सिद्धांत है कि 100 बार झूठ बोलो, जनता शायद उसको सच मान लेगी। अब नहीं है, अब जमाना बदल गया, टेक्नोलॉजी का जमाना आ गया। अगर 100 बार भी झूठ आप बोलेंगे और उनको सत्य पता लग गया तो आपके झूठ को नकार देंगे। सत्य निश्चित रूप से वो जनता के सामने आएगा। झूठ को हमेशा डर लगता है, झूठ को हमेशा डर लगता है कि कोई उसे पहचान ना ले। झूठ बोलने वाले को डर भी लगता है, बोलता तो है, सावधानी से बोलता है, लेकिन झूठ को हमेशा डर लगता है कि कोई उसे पहचान ना लगे। सत्य को हमेशा ख्वाहिश होती है कि सभी उसको जान लें। तो हम अपने आप को जनवाने की कोशिश जरूर करते हैं, लेकिन उसमें आपकी जो रोक है वो कहीं भी काम नहीं आएगी, ऐसा मेरा कहना है। तो मैं इतना ही कहूंगा कि अब किसानों वाले विषय पर आने से पहले कुछ बातें फुटकर कल हमारे नेता प्रतिपक्ष के माध्यम से भी आई, और भी जो उठाए गए विषय बहुत हैं। कुछ तो पहले से ही मैंने उसका उत्तर दे दिया था, वही विषय बार बार आए हैं। कुछ 1-2 विषय की चर्चा मैं आज करूंगा, बाकी बजट भाषण में भी विषय आएंगे। एक तो ये जो डोमिसाइल का विषय है। पहली बात तो कि डोमिसाइल शब्द सुप्रीम कोर्ट ने 1990 के दशक में कोई निर्णय है, उसमें मना कर दिया था कि स्टेट गवर्नमेंट्स डोमिसाइल शब्द प्रयोग नहीं करेंगी, रेजिडेंट शब्द प्रयोग करेंगी, बोनाफाइड रेजिडेंट। और इसमें मैंने अलग अलग स्टेट्स के जो वहाँ के प्रावधान है वो मंगवाए हैं। उसमें यूपी में 3 वर्ष है, ये जो सीमा है लिमिट 3 वर्ष है। बिहार में 3 वर्ष है, पंजाब में 5 वर्ष है, मध्य प्रदेश में 5 वर्ष है, तमिलनाडु में 6 वर्ष है, कर्नाटक 6 वर्ष है, आंध्रा 7 वर्ष है, गुजरात में 10 वर्ष है, राजस्थान में 10 वर्ष है। ये 9 राज्यों का मैंने आंकड़ा बताया है। हरियाणा का हमने 5 वर्ष, पहले कभी 15 वर्ष का नोटिफिकेशन था, लेकिन उसमें कई तरह के इतराज थे। और उसमें वो जो डोमिसाइल के नाते से वो जो नौकरी के लिए जो बनवाना होता है सर्टिफिकेट, नौकरी के लिए जो रिजर्वेशन के लिए सर्टिफिकेट बनवाना होता है, उसका एक नियम है, एससी जो हरियाणा में जन्म लिया हुआ हो या जो सरकारी नौकरी में है या कभी रहा है, उसके जो संतान है, उन्हीं का डोमिसाइल सर्टिफिकेट नौकरी के लिए बनता है, उन्हीं को रिजर्वेशन का लाभ होता है और किसी को नहीं होता है। ये जानकारी मुझे आज ही मिली है, आप लोग उसको निकाल के देख लें कि जानकारी ठीक है कि नहीं है। लेकिन जानकारी ये है कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट केवल कंडीशन है उसी का बनेगा जो हरियाणा में पैदा हुआ है या हरियाणा में नौकरी करते हुए, नौकरी कर रहा है, रिटायर हो गया। हो सकता है नौकरी में बिना एससी की रिजर्वेशन के वो जनरल कैटेगरी में कहीं बाहर से आकर के लग गया हो। जनरल कैटेगरी में कोई भी कहीं का भी लग सकता है, तो संवैधानिक कोई प्रतिबंध नहीं है। और बाद में उसके बच्चों को जरूरत पड़ी हो नौकरी करने वाले किसी व्यक्ति को, उसने डोमिसाइल या रेजिडेंट जो सर्टिफिकेट है वो बनवा लिया हो, ऐसा एक जो जानकारी। ऐसे ही कल जो विषय आया था
जो पीरियोडिकल लेबर फोर्स सर्वे होता है, ये नीति आयोग ने जो NSO जिसकी कल मैंने चर्चा की, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, उनकी जानकारी, उसमें पूरे देश भर की मार्च 1920 की जिसकी कल मैंने चर्चा की थी, वो देश भर में उन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट दिखाई है 9.1%। और जो CMI है जिसकी कल चर्चा हो रही थी, उन्होंने दिखाया 7.9, डिफरेंस है 1.2 का। ठीक है, सर्वे में थोड़ा अंतर 1% 2% आ सकता है। पंजाब का उन्होंने जनवरी मार्च 2020 ये NSO जो चर्चा की उसका है 9.3, लेकिन CMI की वो जो डाटा आया है उसी पीरियड का वो 10.8, अर्थात 1.5 या ज्यादा है। वहां कम है, इसमें देश भर की सर्वे में पंजाब का 1.5 ज्यादा है, लेकिन हरियाणा में वही पीरियड जनवरी 2020 का जो NSO है, जो कल आया था कि 7% उन्होंने बताया है, और CMI ने उसी पीरियड का 23.7 बताया। द डिफरेंस इज 16.7। तो इसलिए गले नहीं उतर रही बात कि बाकी सब प्रदेशों का, देश का अंतर 1% 1.5%, हरियाणा के अंदर 16-17% का अंतर, 16% का, तो गले उतरती ही नहीं है। इसलिए मेरा सदन से निवेदन है कि कम से कम ये जो संस्था है CMI, इसके किसी आंकड़े पर कभी भरोसा न करें। एक बात आई, हुड्डा साहब ने कही कि खाद और उर्वरक, इसका जो टैक्स है वो 28% तक टैक्स बढ़ा। हुड्डा साहब आज भी रिकॉर्ड में है कि लोएस्ट स्लैब 5% का है। ये जो हमारे उर्वरक और खाद, इसके ऊपर आज भी हरियाणा का GST 5% है, 28% नहीं है। ये जानकारी जरा कहीं आपकी ऑथेंटिक हो तो मुझे आप बता देना, ये 5% है। अब मैं बहुत संक्षेप में, हालांकि सब बातें हमारे डिप्टी CM ने और बाकी मंत्रियों ने सबने बताई हैं, फिर भी हमने पिछले 6 साल में जितने काम किए हैं किसानों के लिए, जिसमें प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना केंद्र की योजना है, 19 लाख हरियाणा के किसानों को 2212 करोड़ रुपया ये मिला है अभी तक। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसान का प्रीमियम तो गया है 913 करोड़, लेकिन पिछले 6 साल में 13 लाख से ऊपर 2980 करोड़ रुपया ये कंपनसेशन मिला हरियाणा के लोगों को। प्राकृतिक आपदा, जिसका 10,000 से हमने 12,000 रुपये प्रति एकड़ किया था, इसमें जो रिपोर्ट स्वामीनाथन रिपोर्ट, उनकी रिकमेंडेशन भी 10,000 रुपये की ही है। हमने वो 12,000 की थी आने के बाद, उसमें भी 2811 करोड़ रुपया ये अभी मुआवजा हम लोगों ने दिया है। फसली ऋण का जो अर्को बैंक से, कोऑपरेटिव बैंक से जो लोन है, उसकी योजना बना करके हमने एक मुश्त निपटान योजना 1001 करोड़ रुपए की लगभग 3.5 लाख किसानों को ये ब्याज और जुर्माना इसकी माफी की है। भूमि अधिग्रहण की बात बहुत, इसमें चर्चाएं बहुत हो सकती हैं, आलोचनाएं भी एक दूसरे की हम पहले करते रहे हैं। इस विषय को मैं ज्यादा ना करके इतना मैं कहता हूं कि हमने किसान की मर्जी से जमीन लेने के लिए ई पोर्टल, ई भूमि, ये वेब पोर्टल बनाया है कि किसान अपनी मर्जी की कीमत भर दे, बाद में नेगोशिएशन करके जो उसको जचता है वो हम लेते हैं। हमने इसमें सैकड़ों हजारों करोड़ जमीन ली है। जहां आवश्यकता होती है वहां लेते हैं। जहां बहुत ज्यादा दाम होता है फिर उसको भी समझ में आता है कि मैंने ज्यादा दाम भरा है तो वो नेगोशिएशन में ठीक करता है। कम तो बेचने वाला जितना भरेगा उसको कम तो क्यों भरेगा। जहां हमें लगता है कि हाँ इसका अंतर वहां के कलेक्टरेट से बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, 30, 40, 50% का अंतर, हम तुरंत खरीद लेते हैं। जहां 100-150% का अंतर होता है तो वहां ये देखते हैं कि ये पैसा कहीं एक्वायरमेंट के, एक्विजिशन के ज्यादा तो नहीं। मुख्यमंत्री जी 1 मिनट, सदन की जो कार्रवाई है वो 30 मिनट के लिए, और चलिए तो मैं जल्दी पढ़ता कुछ हूं। बिजनेस भी है इसके बाद। ठीक है, हमने MSP पर 10 फसलों के जो खरीद की है वो सारे बता दिए गए हैं। गेहूं, धान, सरसों, चना, सूरजमुखी, मक्का, बाजरा, मूंग, कपास, मूंगफली। केंद्र इसमें केवल 2 गेहूं और धान खरीदता है।
बाकी 8 हम अपने खरीदते हैं। पास की कोई भी सरकार नहीं खरीदती। नवजोत सिंह सिद्धू ने अभी पंजाब की असेंबली में हरियाणा का उदाहरण देकर के कहा है कि पंजाब को भी हरियाणा की तर्ज पर खरीदना चाहिए। हमने मेरी फसल मेरा ब्यौरा, किसान को कोई बेचने में कठिनाई ना आए, उसका एक पोर्टल बनाया है, बहुत बढ़िया तरीके से उसकी खरीद हुई है। एक बात इसमें कि किसान को पेमेंट सीधी जाए, इसके लिए बहुत आग्रह पहले से चल रहा था। हम 3 साल से 4 साल से बातचीत करके पिछले वर्ष 50% से ऊपर किसानों को सीधी पेमेंट की गई, बाकी आड़तियों के थ्रू गई। इस बार हमने तय किया है, क्योंकि जिसकी फसल जिसका माल है, दाम पैसा उसी को मिलना चाहिए। आड़ती और किसान का रिलेशन क्या है लेन देन का वो जाने, लेकिन हम किसी दबाव में ना करके पूरी किसानों की 100% फसल की पूरी पेमेंट सीधी किसान के खाते में भेजेंगे। अब इस बार कोई ऑप्शन नहीं, तो इसलिए ये भी किसान के हित में हम एक फैसला कर रहे हैं। बागवानी फसलों के लिए भावांतर भरपाई योजना सारा विषय पहले आया ही है कि 19 फसलें ऐसी हैं जिसके अंदर हम जो उसकी लागत होती है, लागत से अगर घाटा होता है वो सरकार देती है। एफपीओज की रचना की है, लगभग 486 एफपीओज बन गए हैं, 1000 का हमारा लक्ष्य है। बागवानी बीमा योजना के लिए जो 5% पहले प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में उसका प्रीमियम था, उसको हमने 2.5% कर दिया है। इसी प्रकार फलों और सब्जियों के जो शीत भंडार कोल्ड स्टोरेज है, उसमें हमने 35% का अनुदान ये देना शुरू किया है। मधुमक्खी पालन पर बक्से और उपकरण के लिए 85%, 75% ये उनको अनुदान राशि देते हैं। मशरूम खेती के लिए 40% अनुदान देते हैं। पशुओं को पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना ये हमने लागू की है। 1,07,000 किसानों का बैंक के द्वारा स्वीकार कर लिया गया है कि भी उनको हम ये जैसे किसान क्रेडिट कार्ड योजना है, वैसी पशु किसान क्रेडिट कार्ड जिन किसानों के पास पशु। अरे आगे बढ़ाओ इनको, अरे सफेद बाल, ओ भाई उस पर एमएसपी रहेगी रहेगी रहेगी। भाई कुल्लू जी बैठ जाइए, बीच में डिस्टर्ब नहीं करेंगे। कोई भी सदस्य बीच में उठ करके बोलेगा, कोई रिकॉर्ड नहीं होगा। केवल हम सरकारी खरीद की बात कर रहे हैं। जो सरकार नहीं खरीदती वो बिल की बात जो चल रही है, गारंटी दो, एमएसपी दो, वो सेंटर कुछ करता है तो देखेंगे। अभी हम जितनी बात करेंगे सरकारी खरीद की करेंगे। अब थोड़ा विषय में आंदोलन पर आता हूं। ये मेरा अंतिम विषय है, क्योंकि आंदोलन को लेकर के सारी जो चीजें उपजी हैं, इसका हम जरूर ध्यान कर लें। फिर वही बात आ गई यार। कादियान साहब, सारा कुछ आपको ही एक्सप्लेनेशन देनी है क्या? आपको मेरे पास है, कम्युनिटी एक्ट भी है, सारा कुछ है। हाँ, सारा कुछ है भाई। जब लागू हो गए तब देखेंगे। प्राइवेट मेंबर वाली बिल की बात मैंने कर ली है। एक विषय आया है, किसान कौन है? ये केंद्र के लोगों ने कहा कि किसान प्रदेश सरकार तय करेगी कि किसान कौन है। ये आपने कहा था। किसान कौन है इसकी परिभाषा नहीं, एक विषय कहीं आई है, ये बात हाँ आई है। तो उसमें इतना ही मैं स्पष्ट कर रहा हूं कि आज तक के जितने एक्ट हैं, चाहे वो सेंट्रल एक्ट हैं, चाहे वो स्टेट के एक्ट हैं, उसमें जिसके नाम रेवेन्यू रिकॉर्ड में जमीन है वो किसान माना जाता है। और उसी के नाम से जितना भी कोई कंपनसेशन मिलता है या फसल की बिक्री में अगर उसको ट्रैक किया जाता है या प्रधानमंत्री सम्मान निधि है, वो उसी को जाती है। हमने केंद्र में एतराज किया है। हमने कहा नहीं, जिसकी जमीन है उसके 2 रूप हैं, या तो केवल मालिक है और या फिर खुद काश्त है। अगर वो खुद काश्त है तब तो वो किसान है, अदरवाइज वो लैंड ओनर है। लैंड ओनर अपनी जमीन किसको यानी बिजाई के लिए देता है, वो कॉन्ट्रैक्ट पर भी दे सकता है, वो बटाई पर भी दे सकता है। तो किसान वो है जो उसको बुआई करता है, और सारे लाभ आज जितने हैं वो कागजों में उसको मिलते हैं जो मालिक है। और फिर वो मालिकों के साथ कुछ तो ठीक है जिनके समझौते हो जाते हैं, नहीं तो बाकी बीच में उनके विवाद पड़े रहते हैं। हम एक व्यवस्था कर रहे हैं नए कानून के अंतर्गत कि मालिक जो है वो जरूरी नहीं कि किसान ही होगा, वो खुद काश्त अगर है तो वो किसान है।
अगर वो बटाई पर या किसानी के लिए किसी और को देता है जो जुताई करता है, फिर वो किसान है। इसमें कानूनी अड़चनें थोड़ी सी हैं, क्योंकि अभी ये माना जाता है कि जो गिरदावरी में, खाना काश्त में जिसका नाम लिखा जाएगा वही कल को मालिक बनकर खड़ा हो जाएगा। ऐसे कुछ केसेस हुए भी हैं, लेकिन वो कानून के अभाव के कारण से हैं। हम सोच रहे हैं वो सारे लीगल पॉइंट्स जितने भी हैं कि नहीं, जो मलकियत का खाना जो है वो जिसका हो, मालिक वही हो, क्योंकि दो अलग अलग गिरदावरी में खाने होते हैं, खाना मालिक और खाना काश्त। काश्तकार केवल वर्तमान फसल की जितनी भी योजनाएं या लाभ वो उसको मिलेंगे, जमीन की मलकियत जो खाना काश्त में उसी की होगी। बात चल रही है, केवल सदन को मैंने एडवांस में पहले बताया है, और मुझे लगता है कि इसमें से बहुत सी समस्याएं हल हो जाएंगी। जब ये भय खत्म हो जाएगा कि खाना काश्त गिरदावरी जिसका नाम हो मालिक बन के खड़ा हो जाएगा, जब कानून बनेगा तो कोर्ट उसको मान्यता देंगे। अल्टीमेटली वो जो कानून बनेगा सेंट्रल गवर्नमेंट तक, प्रेसिडेंट तक वो जाएगा, और अगर लीगल दृष्टि से वो ठीक हो गया तो हमारी बहुत सी समस्याएं हल हो जाएंगी। ये अभी केंद्र से हमने बातचीत की है, उन्होंने कहा कि आप इसका प्रावधान एक बार लाओ, अध्ययन कराएंगे, और मैं समझता हूं इसमें किसी को समस्या नहीं होगी कि जो बुआई करता है किसान वो है, वो तो ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। नहीं, उसमें जो खेती करता है, खेती तो कॉन्ट्रैक्ट में यही करेगा ना, वो तो कॉन्ट्रैक्टर है जिसने कॉन्ट्रैक्ट किया, लेकिन खेती करने वाला कौन है? बेनिफिट नहीं, इसको मिलेगा जो खेती करता है, ये बेनिफिट उसको मिलेगा। जो उसका मैंने बताया कानूनी प्रावधान दिखा लेंगे जो उसमें ठीक होगा। वो जब अभी तो स्टे चल रहा है जी, अभी इसमें करोगे क्या करोगे, वो तो एक लंबी कहानी है। एक दूसरा विषय, एक ये जो आंदोलन है, देखिए इसमें ठीक है अपनी एक मांग को लेकर के कुछ लोग कर रहे हैं आंदोलन, वो मानते हैं कि भी संविधान ने हमको एक अधिकार दिया एजुटेशन का, लेकिन हम कानून के जानकर अब जानते हैं कि हमारा एक कानून में मिला हुआ में एक राइट है, एक फ्रीडम है अपनी बात को एक्सप्रेस करने की। लेकिन मैं ये बिल्कुल दावे से कह सकता हूं कि फ्रीडम इज नेवर एब्सोल्यूट फ्रीडम। फ्रीडम की मर्यादाएं होती हैं। अगर हमारा कोई फंडामेंटल राइट है तो हम किसी के दूसरे के फंडामेंटल राइट को इन्फ्रिंज नहीं कर सकते। हमेशा फंडामेंटल राइट की एक सीमा हो जाती है जहां दूसरे का फंडामेंटल राइट शुरू होता है। अरे सुन तो लो, कादियान साहब क्या कमाल कर रहे हो आप? अरे हुई यहाँ है, क्वेश्चन आवर कर रहे हैं। हुई। और किसने रोका है? और किसने रोका है? आपने रोका होगा क्या? ये सारे बॉर्डर के ऊपर आपने बैठे रोका किसान बैठे क्या? हैं, और कौन बैठे हैं? अभी आप कह रहे हैं वो किसान है, इसका मतलब ये कि आप आप कह रहे हैं इन किसान बातों नहीं को है, मानने के लिए तैयार नहीं जो है। रास्ता रोका हुआ अभी तो आप कह रहे हैं कि किसान ये नहीं है हर वो। बार में जबरदस्ती समर्थन करना इसमें नहीं, आप कह रहे हैं किसान नहीं है वो। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। सुनिए। कभी भी कानून व्यवस्था को बनाने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन को जो ठीक लगता है उस समय करना होता है। ये लोग इकट्ठे ना हो, अपनी अपनी जगह पर जहां जिसको करना है प्रदर्शन अपने वहां लोकल एरिया में करें, कितना ही करें, किसी की कोई जिम्मेवारी नहीं है। लेकिन कोई भी इंटरस्टेट होकर, लॉ एंड ऑर्डर की जो काम होता है ये स्टेट का होता है। इंटरस्टेट कोई भी मूवमेंट होती है और उसमें जाके लॉ एंड ऑर्डर स्थिति खराब हो, उसको रोकने का काम सरकार का है। हमने रोका, बॉर्डर पर रोका कि मत जाओ आगे, हरियाणा की बॉर्डर में आपको जाकर नहीं करना चाहिए। खैर उस समय हमने जितने प्रावधान करने थे किए। एक ही बात है, ठीक है, किसान हैं, चाहे देश के किसी की प्रदेश के हों, लेकिन हमारे अपने भाई हैं। किसानों के खिलाफ हम फोर्स यूज नहीं करेंगे, और फोर्स यूज करने का मतलब होता है तो लाठी गोली चलना, ये नहीं है। हमने यानी वाटर कैनन भी उसका प्रयोग किया, टीयर गैस सेल्स का भी किया, खड्डे भी खोदे, बैरियर भी रखे, लेकिन इतना जबरदस्ती होकर के कितने बड़े बड़े बैरियर जो सामान्य व्यक्ति किसी को वो हटा नहीं सकता, लेकिन एक जिसको कहना चाहिए हैंडलिंग करके और बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट ला करके कैसे उन्होंने हटाया है हमको मालूम है ना। लेकिन फिर भी सरकार ने संयम बरता है। हमारा संयम ये हमारी ताकत है। हमारे संयम को हमारी कमजोरी कोई ना समझे, हमारा संयम हमारी ताकत है। कितना ही कोशिश की गई है सब रास्ते रोकने की। मुझे दुख इस बात का है
कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को बनाने के लिए, मेंटेन करने के लिए आप लोगों ने कोई सहयोग नहीं किया, कभी इस बात का विरोध नहीं किया। एक मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर, उप मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर उतरे नहीं, जनता विरोध करे, फिर भी हम आपस में तय करके नहीं संयम बरतो, कोई बात नहीं, इनकी बात सुनो, हमारे अपने ही हैं। मेरा अपना ही परिवार है 3.25 करोड़ का, उसमें ये विरोध वाले को इतनी बड़ी संख्या में नहीं है कि हमको डर जाएंगे। होंगे 1-2 लाख लोग समर्थक ये मिला करके। अगर 2 करोड़ 80 लाख का परिवार है तो 2 करोड़ 78 लाख का भी ध्यान रखना है, उनका भी ध्यान करना है। अपनी दबंगई से, अपनी किसी प्रकार की ताकत से ये वहां कोई नुकसान करना शुरू करें, नुकसान तो चाहे इधर हो चाहे उधर हो, इसी परिवार का है। नहीं, मैं बिल्कुल स्पष्ट कर रहा हूं। आज कादियान साहब, फिर वही बात है, हमने बहुत सहन कर लिया है, पूरा संयम बरता है। चलो आप तो 100 करो या 120 करो, कोई दिक्कत नहीं मुझे। मैं कह रहा हूं 120 करोड़ करो, लेकिन हमारे पास सारे संदेश। और ये गलतफहमी आपको मारेगी, ये गलतफहमी मारेगी आपको। आपका राजनीतिक भविष्य खत्म होने वाला है, ध्यान रखो। आपका राजनीतिक भविष्य खत्म होने वाला है कांग्रेस पार्टी का। जैसे पहले गर्त में डूब गई है और डूबेगी, और डूबेगी। मैं तो कह रहा हूं कांग्रेस का भविष्य 2-3-4 प्रदेशों में सरकार है, ये भी जाएगी। और यहां तो कम से कम 10 साल में आती नहीं है, यहां तो आती नहीं है 10 साल। बता दिया मैंने, हाँ मैं पत्रा देख लिया मैंने, आपका पत्रा देख लिया मैंने। आर्थिक नुकसान बिल्कुल गलत, ये कोई रिकॉर्ड नहीं करना जो कादियान साहब बोल रही हैं। आर्थिक नुकसान अभी तक मेरे पास आज से 1 कादियान महीने के साहब, आंकड़े। आपको, मुझे लगता है कि आप यहाँ पर अध्यक्ष की कुर्सी पर रहे हैं, तो आपको तो नियम कानून कुछ पता होंगे। बड़ा अफसोस है, हमखा की बात नहीं बोल रही, बहुत अफसोस है, बहुत अफसोस है। मेरे पास 9 फरवरी तक रिपोर्ट है। खड़े हो गए यार। 27 नवंबर से 9 फरवरी, 27 नवंबर से 9 फरवरी। कादियान साहब, अच्छा सुन लो कादियान साहब, सुनने का दम रखो। कादियान साहब सुनने का दम रखो। कादियान साहब, सुनने का दम कह रहा हूं मैं दम रखो। आपको, लास्ट टाइम कह रहा हूं, मैं बाहर निकालूंगा आपको। इस आंदोलन के कारण से कमाल हो गई है। नहीं, राइट कोई राइट नहीं है, बाकी किसी का कोई राइट नहीं है। बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। खुल रही है अब सारी। मैं कह रहा हूं बैठ जाइए। देखिए क्या क्या काम आंदोलन में नहीं कराए गए, नहीं हुए। अब किसने उकसाया, किसने देखा, कौन चुप रहा, किसने विरोध किया, ये सारी बातें जनता देख रही है। किसानों को बहकाने का काम कहां किस लेवल तक हुआ है। टोल को फ्री कराना, टोल फ्री कराना, ये भी उन्हीं आंदोलन के जो लोग हैं उसमें लगे हुए उकसाने में। और ज्यादा नहीं तो इसमें 3 महीने में 212 करोड़ रुपए का जो लॉस हुआ है, 212 करोड़ का। फिर वही बात है, पड़ेगा जनता को। कादियान साहब, तो जनता को भरना पड़ेगा। कादियान साहब, क्यों आज वो क्यों नहीं देने देते? दुनिया ने भरना है, वो क्यों बैठे हैं वहां? एक मिनट मुख्यमंत्री जी प्लीज, मैं 1 मिनट। कादियान साहब आप बाहर जाइए, चलिए बात। क्या क्यों आप बात ही नहीं मानते? आप बात ही नहीं मानते? आप क्या ये तरीका है कोई? ये कोई तरीका है? वे बोल रहे हैं तरीका है कोई? तरीका है कोई आपका बात करने का तरीका है? ये आपको मर्यादा का नहीं पता, सदन की मर्यादा का नहीं पता, सदन का मर्यादा का नहीं पता। हाँ, जनता प्रतिनिधि तो सदन की मर्यादा को देखिए क्या होता है। सदन की मर्यादा को बार बार आप तोड़ रहे हैं।
आप सदन की मर्यादा को बार बार तोड़ रहे हैं। हाँ, मैं रूल्स के तहत कहता हूं, मेरे पास रूल्स हैं, मैं कह सकता हूं। हाँ, बैठे पे सीट पर बैठ के बोलना नहीं होता, सीट पर बैठ के बोलना नहीं होता। नियम बताओगे मेरे को? कमाल कर रहे हो। कुल मिलाकर मेरे पास 26 नवंबर से 9 फरवरी तक, ये 2 महीने 13 दिन, लगभग 2.5 महीने का जो आंकलन आया है, एक इनफॉर्मल सा आंकलन है, कोई किसी से हमने कोई इंक्वायरी करा के उसका कोई डाटा नहीं लिया, लेकिन जो वहाँ के इंडस्ट्रियल एसोसिएशंस और वहाँ के जो लोकल लोग हैं उन्होंने अपने जो आंकड़े दिए हैं, इस 2.5 महीने में 8,000 करोड़ रुपए का लॉस उन्होंने बताया है, जिसमें रेवेन्यू लॉस भी है, जिसमें उनका भी माल का लॉस है। आखिर ये किसी का लाभ नहीं है, लॉस ही लॉस हुआ है। और अगर मैं 1 महीना और जोड़ लूँ तो ये 11 साढ़े 11,000 करोड़ रुपया बनता है। तो ये 11 साढ़े 11,000 करोड़ रुपए का लॉस हो चुका है 3 महीने में। टोल फ्री कराने की बात मैंने कह दी। इसी प्रकार से एक ये जो बात निकल रही है कि सत्ता पक्ष के लोगों का विरोध करो, मत जाने दो, कहीं भी मूवमेंट रोक दो, क्या ये लोकतंत्र है? और किसी ने भी आप लोगों में से कहा कि ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। 1-2 गांव में लोगों ने विरोध किया है, लेकिन हम चाहते हैं कि इस विरोध के अंदर मान लो हम कोई एक्टिविटी अपनी कर भी लेंगे तो अपना भी समय खराब, उनका भी समय खराब। एक विरोध में से एक कल को स्थितियां बिगड़े तो किसकी बिगड़ेंगी? अपने प्रदेश की बिगड़ेंगी, अपना भाईचारा टूटेगा। तो एक बार बोल देना चाहिए, नहीं नहीं नहीं। देखिए, ये जो विरोध होता है, हालात ऐसे हो गए, हम इन हालात में बोले नहीं ना। अब इसका समर्थक नहीं, मैं अब कभी समर्थन नहीं करते थे। तो ठीक है, आप खुल के बोलो सब कि लोकतंत्र में सबको सब जगह जाने का अधिकार है। हम संयम बरते हुए, आप लोग हटदर्मी पे नहीं, हम संयम बरते हुए बातचीत करो, बातचीत, उसका समाधान निकालो। प्रजातंत्र में तो वाद विवाद, संवाद और समाधान निकलता है। बातचीत के लिए एक नई जानकारी आपको देता हूं मैं। अभी कल का मेरे पास समाचार है कि वहाँ के जो किसान मोर्चा जो बना हुआ है, संयुक्त किसान मोर्चा, उनके प्रवक्ता सुरजीत सिंह फुल ने मीडिया को ये कहा कि एक 9 सदस्यीय कमेटी हमने बनाई है। वहाँ उनके जो संयुक्त किसान मोर्चा के जो भी उनका प्रवक्ता होंगे, फुल है कोई फूल, तो उन्होंने 9 सदस्यीय कमेटी कल घोषित की है। और मुझे ऐसा लगता है, मैं आशा में से कह सकता हूँ कि अगर कोई कमेटी 9 सदस्यीय बनी है तो जरूर कोई ना कोई बातचीत करके इस विषय को आगे बढ़ाने के लिए बनी ही होगी। वार्तालाप होनी चाहिए, संवाद होना चाहिए, हाँ, समाधान होना चाहिए। ये लंबा चलने का ये लाभ किसी को भी नहीं है। तो इसलिए इस बात को हमने आगे बढ़ाना चाहिए, लेकिन फिर भी इसका नुकसान हो रहा है, ये भी बताना इसलिए जरूरी है कि आप लोग भी इसको बताएं कि इसका नुकसान बहुत हो रहा है। आपसी भाईचारा तो है ही है, लेकिन उस भाईचारे के साथ साथ कुछ बातें ऐसी हैं जो जबरदस्ती अड़के चलना। आखिर सुनिए, अरे सुन लो, अब मेरी बात सुन लो, कादर साहब सुनो, अरे सुन तो लो। अब आज तो समाधान निकालना है कि नहीं? कानून वापस नहीं होंगे। अरे सुनो कादर साहब, सुनो कादर साहब जी, अरे कादर साहब, फिर वही बात है, कानून वापस नहीं होंगे। इधर से बोल लो, उधर से बोल लो। हाँ, कानून वापस नहीं होंगे, चाहे कहीं के भी हो लो आप। हाँ, हाँ, ऐसा नहीं करो। कोई रास्ता निकलेगा, किन किन बातों पर निकलेगा। आखिर पहले भी 11 दौर की बातचीत उनकी हुई है, फिर बातचीत शुरू होगी। बहुत से सुझाव इधर से उधर आए हैं, उन सुझाव के अंदर जो कोई सहमति बनेगी बनेगी, लेकिन हम यहां बिल्कुल उसको करेंगे। और फिर किसान का नुकसान, किसान का भी नुकसान इसमें हुआ है। किसान का नुकसान बता रहा हूं, नहीं होंगे। मैं ये नहीं कहूंगा मैं ये नहीं कहूंगा कि कानून वापस करो। मैं कहता हूं सब स्थितियां संभलेंगी। ये विषय जो मैं ही सहमत नहीं हूं, हाँ, हुड्डा साहब भी कह रहे कानून ठीक है, तो हुड्डा साहब कह रहे कानून ठीक है, तो उसमें अदल बदल, उससे संशोधन करने की बात है, करेंगे। हाँ, समाधान निकलेगा, कन्विंस करेंगे, वो सारी बातें हैं।
लेकिन एक रट 11 की 11 मीटिंग में 2-2 घंटे 3-3 घंटे बातचीत चलना, आखिर 2-3 घंटे बातचीत चलती है, कुछ ना कुछ तो बात होती होगी ना, कोई मुंह पर पट्टी लगा के तो नहीं बैठे। और उसके बाद आखिर में जो एक बात बताई जाती है कि कानून रद्द करो, अगर ये रद्द होने हो गए होते तो ये 2 महीने पहले हो गए होते। अब ये मान के चलो कि कानूनों में संशोधन करने की बात आएगी, वो चाहे सुप्रीम कोर्ट कर दे, चाहे आपसी बातचीत में से हो जाए, हमारे आपके करने से तो वो भी नहीं होंगे, जो करेंगे। लेकिन इसमें मेरा आंदोलनकर्ताओं को आप लोगों के माध्यम से ये कहना है कि किसानों का नुकसान भी ना कराएं। जैसे दो आह्वान वहां किए गए, 2 आह्वान क्या किए गए, एक किया गया, अब उन्होंने लोगों ने किया है, कुछ लोगों ने माना, कुछ ने नहीं माना, कि अपनी खड़ी फसलों को नष्ट कर दो। तो गलत है, मैं उनकी बता रहा हूं कि वहां मेरी ये बात वहां तक भी पहुंचेगी, यहां मैं बोल रहा हूं तो उन तक ये पहुंचेगी। दूसरा, ठीक है, आप कहते गलत है, मैं मान लिया, ठीक हो गया, लेकिन आपको नहीं सुना रहा मैं। खड़ी फसल जलाना गलत है और आत्महत्या करना गलत है, ठीक नहीं है। हाँ, और इस बात के हम हितैषी नहीं है। और किसानों से मैं अपील करना चाहता हूँ अध्यक्ष जी के माध्यम से कि अपनी खड़ी फसल में चलाओ, ये तो बच्चे के बराबर होती है, हाँ, बहुत मेहनत से बनती है, और इसी प्रकार से नुकसान होता है इसमें। इसी प्रकार से एक अधिकार बैठ जाओ। कोई नहीं, बैठ जाओ, कुलदीप जी। चलिए, मेरा ये कहना कि एक नुकसान, अरे सुनो कुलदीप रुको, अरे कुलदीप जी क्या कर रहे हो? अरे कुलदीप रुक जाओ, अरे हो गया ना, रुक जाओ। एक नुकसान और किसान का, एक नुकसान जनता का, किसान का, और जो इन आंदोलनकर्ताओं ने कराया, ये बात ठीक है कि हर किसी को अपना जिनस इसको बेचने का, भाषा को मर्यादित रखो, भाषा को बेचने का अधिकार होता है। भाषा ठीक रखो। अध्यक्ष जी, मैं आपके कुलदीप एक मिनट। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी को कहना चाहता हूँ, गृह मंत्री मेरे दोस्त हैं, लेकिन इनके ना नाक है ना कान है, सीआईडी है ही नहीं इनके पास, काहे के गृह मंत्री। आपको आग लगाने में मजा आ रहा है? आपको आग लगाने में मजा आ रहा है? ये जो आग है ना, ये जो आग है, ये लंका को फूकेगी, जितना बदल आप लोगों की लंका, क्या आप लोगों की लंका है? मैं कह रहा हूं आप लोगों की इस लंका को फूकेगी आग। बैठ जाओ। चलिए, मैं एक विषय की और ध्यान, हुड्डा साहब जी प्लीज, हुड्डा साहब, एक विषय और मैं ध्यान करा रहा हूं थोड़ा, यानी इस सदन के माध्यम से मैं किसान नेताओं को, जो इस प्रकार के आंदोलन के अगुवा बने हुए हैं, उनको बात पहुंचा रहा हूं। हो सकता है आप भी उसमें सहमत हो ना हो, वो आपकी मर्जी होगी। हर किसी को अपनी फसल बेचने का या अपने कोई भी जिन्स है बेचने का, उसको अधिकार होता है। खरीदने वाला मार्केट के हिसाब से एक जैसे सिस्टम है, उस हिसाब से वो खरीदता भी है। एमएसपी का कानून बनेगा नहीं बनेगा, गारंटी होने की अलग बात है। लेकिन सुनो ना, लेकिन जो दूध है, अब इन्होंने एक आह्वान किया कि हम 100 रुपए किलो से नीचे दूध नहीं बेचेंगे। दूध अब नहीं बेचेंगे, मैं कहता हूँ 150 रुपए किलो बिके, 200 रुपए किलो बिके, मुझे खुशी है इस बात की, मुझे खुशी है। लेकिन इस प्रकार की जिद से नुकसान किसका हुआ? कोई बिका एक भी किलो 100 रुपए किलो कहीं गांव में?
नहीं, लेकिन उनको आह्वान करने की क्या जरूरत थी? नुकसान तो किसान का किया ना वो 5 दिन। और मेरा तो ये कहना कि अच्छा ही होता अगर मान लो आप लोगों की सहमति उसमें थी, आप खरीद लेते, सबको पिलाते फ्री में जाकर के, आप खरीद के ले लेते, कुछ वो तो हो जाता ना कि कुछ भला उनका किसानों का भी हो जाता, आपका भी हो जाता, पुण्य मिलता। नहीं होती, आप काम में आगे मत करो। देखिए, मेरा तो अब इतना ही लास्ट में कहना है कि इस आंदोलन में किसी को लाभ होने वाला नहीं। अगर आप इसमें कर सकते हो तो आंदोलन को बजाय उकसाने के इसको खत्म करने में मदद करो। अरे भाई, जो आप कर रहे हो, तो ये भड़काई तो रहे और क्या? हुड्डा साहब, भड़काना यही होता है और क्या हुड्डा होता है? साहब, भड़काना और क्या होता है? हुड्डा साहब, मैं आपको अपील यार ये काजन साहब, मैं ये तो कह रहा हूं, बिल्कुल ठीक भड़काना नहीं है यही जो आप होता है। कर रहे हैं। ये जो व्यवहार आप कर रहे हैं बिल्कुल ठीक नहीं कर रहे। नहीं, बिल्कुल मैं कह रहा हूं, देखिए मुझे मजबूर मत करें, मुझे मजबूर मत करें। कुछ नियम है, कुछ सदन अच्छा, की। हाँ, मैं कह सकता हूं, कादन साहब आपको मैं नियम कर सकता हूं, बाहर भी निकलवा सकता हूं, आपको सामने रख करके मैं बाहर भी निकलवा सकता हूं। आपको के माध्यम से, मैं अध्यक्ष के माध्यम से आप तक एक बात पहुंचाना चाहता हूं, आप तक पहुंचाना चाहता हूं। नहीं तो अगर नहीं जाएंगे तो फिर निकलवाना भी पड़ेगा। मैं क्या कह रहा हूं, मैं आपको संबोधित कर, अध्यक्ष जी के माध्यम से आपको संबोधित कर रहा हूं कि जो आंदोलन चल रहा है ना, ऐसा मत समझना। नहीं, आंदोलन उसी काट से है। नहीं, मैं आपको एक बात कह रहा हूं, अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। एक बात सुन लो, मैं बात समाप्त कर रहा हूं। नहीं, धमकी नहीं, मैं तो आपको एक आगाह कर रहा हूं। आपको मैं आगाह कर रहा हूं कादन साहब, आपको अध्यक्ष जी के माध्यम से आग लगाने वालों को नहीं है इसकी खबर। कहां इसकी खबर है कि रुख हवाओं का बदला तो खाक वो भी हो जाएंगे। ध्यान रखना, ये रुख बदलेगा, और अगर रुख बदल गया तो कहीं नहीं रहोगे। समाप्त। अब मैं अंत में एक ही बात कहना चाह रहा हूं कि चाहे आप उकसा रहे हैं, नहीं उकसा रहे, इसका तो विवाद हो गया। आप कहते हैं हम उकसा नहीं रहे, हम कहते हैं उकसा रहे हैं, विवाद है। इस विवाद का फैसला जब होगा तब होगा। लेकिन इतना ध्यान रखें कि प्रदेश के हित में नहीं है, और खास करके जब चैलेंज की भाषा बोली जाती है, वो चैलेंज वो उचित नहीं है। क्योंकि चैलेंज किसको करना? नहीं, अभी तो संवाद करने के लिए तैयार नहीं हो रहे सब लोग। संवाद के लिए तैयार हो तो संवाद हो। अब हम संवाद करने के लिए जब जाते हैं तो आपका नारा ये है कि भाई मत आने दो, मत घुसने दो। एक मिनट, इसमें संशोधन हो सकता है, नहीं होंगे। कोई रिकॉर्ड नहीं होगा जो इन्होंने कहा, कोई रिकॉर्ड नहीं होगा जो उन्होंने कहा, कोई रिकॉर्ड नहीं होगा। देखिए, रास्ता लंबा है, रास्ता ये लंबा है। आपको कोई अगर गुमा है तो उसको निकाल दें। गुमा ये है, मैं क्या कह रहा हूं यार, इसको क्या हो गया? आपको गुमा है, हुड्डा साहब, यार इनको क्या, आपको गुमा है
आपको गुमा है कि मेरी उड़ान कम है। आपको गुमा है कि मेरी उड़ान कम है, मुझे यकीन है कि ये आसमान कम है। चलेंगे, खूब आगे तक चलेंगे। और ये मेरा हरियाणा का जो परिवार है, सदन इस का परिवार समय को सुखी रखना ये मेरा अध्यक्ष काम जी, है। सब समाज को सुखी रखना ये मेरा काम है, चाहे वो किसान है, अध्यक्ष जी, चाहे वो मजदूर है, चाहे वो मुख्यमंत्री जी, दुकानदार है, चाहे इंडस्ट्री का आदमी है, हर आदमी जो है। मुख्यमंत्री जी, और अब अंत में मैं अपील करता हूं, सदन का समय 30 मिनट के लिए और अब मैं अपील करता हूं कि ये जो विपक्ष के द्वारा लाया गया अविश्वास प्रस्ताव है, इसका सब लोग विरोध करें और इस अप्रस्ताव को भारी मतों से गिरा दें। धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। अब एक सूचना है कि यदि कोई भी माननीय सदस्य सदन से बाहर कोई लॉबी में बैठे हैं या कहीं और बैठे हैं, वो सदन में आ जाएं, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। लॉबी बाहर ये सभी जो बाहर जो आप भी चलिए, कैमरा चलिए, जो बाहर जो लोग बैठे हैं ना पीछे, चलिए आपको पीछे भाई वहां से वो सारे कराइए। वो जो पीछे बैठे हैं उधर से एक सूचना। माननीय सदस्यगण, हरियाणा विधानसभा सचिवालय की तरफ से 2 अधिकारी श्री नरेंद्र दत्त संयुक्त सचिव एवं श्री जगतार सिंह लेखा अधिकारी को अविश्वास प्रस्ताव पर मतों की गिनती के लिए नियुक्त किया गया है। अब मैं प्रस्ताव को सदन में मतदान के लिए रखूंगा। प्रश्न है कि हम श्री मनोहर लाल मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाले हरियाणा मंत्रिमंडल में अपना अविश्वास व्यक्त करते हैं। अब मैं डिवीजन के माध्यम से मतों की गिनती जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है, कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। अब अभी जो सदस्य खड़े हुए हैं वो सभी कृपया बैठ जाएं। जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में हैं वो कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जाएं।
नहीं, अभी खड़े रहो जब तक गिनती नहीं हो जाती। नहीं, उनको हो गई क्या? काउंटिंग हो गई क्या? नहीं, उनका जब तक वो नहीं बोलते नहीं करने दो, अभी करने दो, पीछे का कर रहे हैं वो। प्लीज, वो खड़े हो गए। कादियान साहब, आपका दिल खड़ा होने को कर रहा है। आप सभी माननीय सदस्य अपना अपना स्थान ग्रहण करें। बस आ गया जी, रिजल्ट आ गया। पहले मैं एक छोटी कहानी महाभारत की सुना देता हूँ। अरे हो गया, अब तो अब रिजल्ट हो गया। अब इसके बीच में नहीं। अच्छा, वो सुनाए फिर तो बाद में सुना दूंगा मैं। चलो आप रिजल्ट सुनाओ फिर। अविश्वास, सभी ध्यान देंगे। अविश्वास प्रस्ताव के जो 32 सदस्य अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में अपने स्थान पर खड़े हुए हैं और 55 सदस्य अविश्वास प्रस्ताव के विपक्ष में अपने स्थान पर खड़े हुए। ना पक्ष की जीत हुई, ना पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ। अध्यक्ष महोदय, एक वित्त मंत्री एक छोटी देखिए, एक आज के संदर्भ में ये चलिए, आज के संदर्भ में सुनो भाई सैनी साहब, आज के संदर्भ में एक महाभारत की कहानी सुनाता हूं। आज के संदर्भ में महाभारत की कहानी सुनाता हूं। देखिए, महाभारत में दो पक्ष आमने सामने थे। पांडव थे, कौरव थे। इनको पता है कि कौरवों की संख्या ज्यादा थी, पांडवों की संख्या कम थी। सुनो, नहीं सुनो, आगे कहानी सुनो, कहानी सुनो, कहानी सुनो, कहानी सुनो, कहानी सुनो, कहानी सुनो, कहानी सुनो। जब बीच में आ गए गंधर्व, गंधर्व भी संयोग से पांडवों के, कौरवों के विपरीत थे। नहीं, मैं सुना रहा हूं। कौरवों के विपरीत थे, कौरवों के विपरीत थे गंधर्व। अब वो जब
कॉमन एक प्रकार से आपस में विरोध था। कौरवों का गंधर्वों से भी था, कौरवों का पांडवों से भी था। तो जो गंधर्व थे, गांधारी के जो भाई थे, वो युधिष्ठिर के पास पहुंचे कि भाई आप भी कौरवों के विरोध में हैं, हम भी कौरवों के विरोध में हैं, क्यों नहीं हम कौरवों को मिलकर के और लड़ाएं। अब भाई भाई थे वो, लेकिन उस समय युधिष्ठिर ने ये कहा, देखिए आप गंधर्व हैं, हम दोनों भाई भाई हैं, आपस में लड़ें, जरूर लड़ें, लेकिन जब कभी आप तीसरी कोई पार्टी सामने आएगी, उस समय हम वयम पंचाधिकम शतम, हम 105 हैं, इसलिए हम ये 56 सब इकट्ठे हैं। 55 हमारे वोट हैं, एक स्पीकर साहब का वो क्योंकि उनको वोट नहीं करना था, तो हम 56 इकट्ठे हैं। अब आप जो है गंधर्वों का स्थान आपका, आपको मुबारक। एक मिनट, अध्यक्ष महोदय, असलियत क्या है? तो इन्होंने कहानी सुनाई। असलियत ये है, कुछ हमारी एकता में बता दो कैसी है। कुछ जो विधायक हैं वो ऐसे हैं कि गवाह बन गया किसी में। एक जज पूछने लगा, जब क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ, क्रॉस एग्जामिनेशन किया तो वकील ने कहा कि तू जो है जब मर्डर हुआ खड़ा था या बैठा था? तो बोला जी बताऊं, कभी बैठ जाऊं था, कभी खड़ा हो जाऊं था, उनमें से है ये, तो कभी बैठ जाता कभी खड़ा होता। अब आदरणीय वित्त मंत्री जी, माननीय सदस्यगण, अब माननीय वित्त मंत्री जी वर्ष 2020-2021 के अनुपूरक अनुमान दूसरी किस्त प्रस्तुत करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 2020-2021 के लिए अनुपूरक अनुमान द्वितीय किस्त प्रस्तुत करता हूं।